Assalamu alaikum. Here it's Dr. Bukhari by Bukhari Medicos. Today's our topic of discussion is hemostasis. और hemostasis को homeostasis टर्म के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जो homeostasis होती है वो बेसिकली फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे hemostasis को। Hemostasis बेसिकली प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन in order to repair vessel wall and its ongoing phenomena मतलब दिन में 24 घंटे हर टाइम हर लम्हा पूरी बॉडी में किसी न किसी वेसल वॉल में इंजरी चल रही होती है। बिकॉज डेली देयर वेयर एंड टेयर ऑफ वेसल वॉल एंड दैट इज सिंपली ड्यू टू ब्लड फ्लो। ह्यूमन बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स है हर टाइम उनमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है और कहीं ना कोई इंजरी होती रहती है और ऑन द स्पॉट थ्रोम्बस बनता रहता है ताकि उसको रिपेयर किया जा सके। अब फिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन को हम देखेंगे। बेसिकली हमें डिस्कस करने थे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, लेकिन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आपको पता है पैथोलॉजी होती है। पैथोलॉजी को समझने के लिए फिजियोलॉजी का समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन ये है कि इसमें 3 रोल प्लेयर्स होते हैं। अकेले प्लेटलेट्स कभी भी थ्रोम्बस नहीं बनाते। उसमें एक है आपकी एक वेसल वॉल, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स। वेसल वॉल हेल्दी होनी चाहिए, प्लेटलेट्स जो है क्वांटिटी और क्वालिटी में बिल्कुल ठीक होने चाहिए, और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली जो कि लीवर बनाता है ब्लड में मौजूद होती हैं। हमारे टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले फिजियोलॉजी कुछ ये पॉइंट्स आपको क्लियर पता होने चाहिए। सम बेसिक पॉइंट ये है कि विद इन अ ब्लड वेसल ल्यूमन ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल एक्सियल कॉलम एंड प्लाज्मा इन पेरिफेरी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेड वाले जो हैं ये ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज ब्लड सेल्स, ये सेंटर में मौजूद है ना कि पेरिफेरी में। वेसल के अंदर ये सेंटर में मौजूद है, उसके गिर्द जो पेरिफेरी है उसमें है प्लाज्मा। ब्लड सेल्स 45% होते हैं और जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, और ये है एंडोथेलियम। और उसके बाद ये पॉइंट आपको आगे डिस्कशन में जाके समझ आएगा, जो कि आप अभी नोट कर लें। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिसेप्टर फॉर द एंडोथेलियल सेल्स एंड वाइस वर्सा। प्लेटलेट जब एंडोथेलियम के साथ जुड़ता है तो ना प्लेटलेट के पास कोई रिसेप्टर है ना ही एंडोथेलियम के पास रिसेप्टर है कि आपस में जुड़ सके। इन्हें कोई तीसरी चीज आके जोड़ते हैं जिसे कहते हैं वान विली ब्रेन फैक्टर, आगे डिस्कस करते हैं। एंड प्लेटलेट्स आल्सो डू नॉट हैव डायरेक्ट प्लेटलेट रिसेप्टर। प्लेटलेट्स अगर आपस में ऐसे दो पड़े हैं और वो चाहते हैं कि जुड़ जाएं तो कभी नहीं जुड़ सके, क्योंकि इनमें रिसेप्टर नहीं होता, और इन्हें भी जोड़ती है फाइब्रिन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन के। जब कोई वेसल वॉल रप्चर होती है तो उसको रिपेयर करने के लिए थ्रोम्बस बनता कैसे है। मैंने आपको पहले बताया कि 3 रोल प्लेयर्स होते हैं, वेसल वॉल, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स। अभी हम वेसल वॉल और प्लेटलेट को डिस्कस करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स को हमने करना है एंड में डिस्कस। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वेसल वॉल में जब ब्लड मूव कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, तो जो ब्लड सेल्स होते हैं वो होते हैं सेंट्रल एक्सियल कॉलम में, और प्लाज्मा जो होता है वो होता है पेरिफेरी में। अब जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है किसी वेसल में, एज एंडोथेलियल सेल गेट डैमेज, मतलब ब्लड वेसल्स की ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया होते हैं। ट्यूनिका जो इंटिमा होता है सबसे अंदरूनी हिस्टोलॉजिकल लेयर, उसमें एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। उस एंडोथेलियल सेल्स में जैसे ब्लड मूव कर रहा होता है, जैसे एंडोथेलियल सेल डैमेज होती है तो एक हेल्दी वेसल वॉल क्या करती है कि रिलीज करती है इंटरल्यूकिन 8। अब इंटरल्यूकिन 8 का क्या काम होता है? इंटरल्यूकिन 8 का बेसिकली काम ये होता है कि वो पेरिफेरी में मौजूद सेंटर में मौजूद ब्लड सेल्स पेरिफेरी की तरफ ले जाता है। कौन से ब्लड सेल्स? प्लेटलेट्स। अब इंटरल्यूकिन 8 जैसे रिलीज होगा, इक्का दुक्का प्लेटलेट्स जो है ये एंडोथेलियम के पास ले जाएगा ताकि रिपेयर किया जा सके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो प्लेटलेट होता है वो एंडोथेलियम के साथ अटैच नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट के पास कोई डायरेक्ट रिसेप्टर नहीं होता फॉर द अटैचमेंट विद एंडोथेलियम एंड वाइस वर्सा, और ना ही एंडोथेलियम के पास होता है। तो कोई एक ऐसी तीसरी चीज आए जो एंडोथेलियम को और प्लेटलेट को आपस में जोड़ दे, जिससे क्या हो जाए, थ्रोम्बस बन जाए। अब वो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, वो एडिहेन जो काम है प्लेटलेट का वो करता है वान विली ब्रांड फैक्टर। वान विली ब्रांड फैक्टर बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन में पाई जाती है और इसे लीवर बनाता है। वान विली ब्रांड फैक्टर
ब्रिजेस प्लेटलेट विद द एंडोथेलियम, क्योंकि वान विलिब्रेंट फैक्टर एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसके पास रिसेप्टर होते हैं फॉर एंडोथेलियम एंड रिसेप्टर फॉर प्लेटलेट, ये दरमियान में आता है और दोनों को ऐसे जोड़ देता है। जब प्लेटलेट एंडोथेलियम के साथ एडहेयर हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो उसके बाद होता क्या है, एक्टिवेशन होती है प्लेटलेट की, जिससे वो दो काम करता है। एक तो वो एक्टिवेट करता है फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम को, जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। वो करता क्या है, सेल मेम्ब्रेन में मौजूद लिपिड जो फैटी एसिड होता है, उसे कहते हैं एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड की तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देता है, जिससे बनता है एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, और रिजल्ट में क्या होता है कि थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होती है। और दूसरा क्या काम करता है कि एडीपी रिलीज करता है साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स से। एडीपी वेसोएक्टिव सब्सटेंस होती है। अब इन दोनों का काम क्या है, थ्रोम्बोक्सिन A2 और एडीपी का, बेसिकली ये क्या करते हैं कि एडहियन प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करते हैं डैमेज एंडोथेलियम पर, मतलब मजीद प्लेटलेट्स को बुलाते हैं। जो इंटरल्यूकिन 8 बुलाता है वो कम तादाद में होता है, ये ज्यादा तादाद में बुलाते हैं। और थ्रोम्बोक्सिन A2 और क्या काम करता है, ये वीजो कंस्ट्रक्शन करता है ब्लड वेसल्स की, ताकि ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, इंजरी को रोकने के लिए। अब अंडर द इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड एडीपी, जब फर्दर एग्रीगेशन होगी एट डैमेज एंडोथेलियम, मतलब फर्दर एग्रीगेशन प्लेट की होगी एंडोथेलियम पे, उससे क्या होगा कि प्राइमरी प्लेक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मसला यह है कि जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लेक है वो बहुत ज्यादा वीक है। वीक क्यों है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्लेटलेट्स आल्सो डोंट हैव डायरेक्ट अटैचमेंट विद द प्लेटलेट, बिकॉज उनके पास कोई रिसेप्टर नहीं होता। अब कोई ऐसी चीज आए जो दो प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ दे। यहाँ पे एग्रीगेशन में है कि प्लेटलेट्स आपस में मौजूद तो हैं, ऐसे हजूम लगा हुआ, लेकिन वो आपस में जुड़े नहीं हुए। तो उनको जोड़ने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं फाइब्रिन। वो फाइब्रिन आएगी और इनको जोड़ेगी। ये है प्राइमरी प्लेटलेट, ये एंडोथेलियम है, ये प्लेटलेट साथ है, लेकिन आपस में जुड़े नहीं हुए। अब फाइब्रिन आती है, वो क्या करती है कि क्रॉस लिंक करती है प्लेटलेट को विद ईच अदर। अब यहाँ पे ये जो रेड कलर में है ये है फाइब्रिन, और जो ग्रीन कलर में है प्लेटलेट्स। अब इनको क्रॉस ब्रिजेस किया हुआ है फाइब्रिन ने, और ये डैमेज एंडोथेलियम के आगे थ्रोम्बस बना दिया। अब ये जो प्राइमरी प्लेटलेट है ये होता है वीक, और ये जो है सॉलिड प्लेटलेट प्लग होता है, और इसी सॉलिड प्लेटलेट सेकेंडरी प्लग को कहते हैं थ्रोम्बस। तो जैसे थ्रोम्बस बन गया, अब उसके बाद ये होता है कि जो एंडोथेलियल सेल एज एंडोथेलियम गेट रिपेयर, अब ये थ्रोम्बस बन गया मींस कि एंडोथेलियम जो रिपेयर होगी। अब हमने उस थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकना भी है, कहीं इतना थ्रोम्बस ना बन जाए कि ब्लॉकेज हो जाए, ब्लड वेसल से ब्लड का मूव करना बहुत मुश्किल हो जाए। जितना प्लग हमें चाहिए सेकेंडरी प्लग मींस के थ्रोम्बस उतना बन के उसके बाद एज एंडोथेलियल सेल गेट रिपेयर, ये एक्टिवेट कर देते हैं फास्फोलाइपेज एंजाइम A2 को, और उससे एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे रिलीज होती है प्रोस्टासाइक्लिन। मतलब प्रोस्टासाइक्लिन को PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन 2 भी कहते हैं। अब इसका क्या काम होता है, ये कि इनहिबिट करती है फर्दर प्लेटलेट एग्रीगेशन को, और ये करती है वेजोडाइलेशन। अब स्टूडेंट जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वो ये कि यहाँ भी एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म हुआ था, वहां भी एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म है। यहाँ पे जो रिलीज हुई है वो थ्रोम्बोक्सिन A2 हुई है, वहां पे रिलीज हो रही है प्रोस्टासाइक्लिन। बेसिकली फर्क टाइमिंग का है, जब हमने थ्रोम्बस बनाना होता है तब रिलीज होती है थ्रोम्बोक्सिन A2, और जब हमने थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकना होता है तब रिलीज होती है प्रोस्टासाइक्लिन A2। जो प्रोस्टासाइक्लिन A2 बनती है वो एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, जो एंडोथेलियम के अंदर हो रहता है, और यहाँ पे जो कर रहा होता है वो प्लेटलेट कर रहा होता है, जिसके ज़रिए असर थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होती है। और